आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर जो कि हम कंप्यूटर लर्निंग या कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पहला लेक्चर होगा। तो पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट्स and stores data input, processes the data input and generates the output in a required format। तो मतलब क्या है इसमें, मतलब क्या है इसका, सॉरी। तो कंप्यूटर एक ऐसी डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है या इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है इस सीपीयू में, या हम बोलेंगे प्रोसेसर में, और फिर जैसे हमें चाहिए होता है डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो मैनिपुलेट करती है हमारी इंफॉर्मेशन को या डेटा को। तो इसकी एबिलिटी है, ये स्टोर भी करता है, रिट्राइव और प्रोसेस करता है डेटा को। तो you may already know that you can use a computer to type documents, send emails, play games, and browse the web. You can also use it to edit or create spreadsheet, presentation, and even videos. सो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेंगे हम। देख इस एग्जांपल में देखेंगे हम कि ये जो कंप्यूटर है ये हमारे इस डेटा का इनपुट लेता है या इनपुट देते हम इस मशीन को, और फिर टेम्परेरी स्टोर करके इसको प्रोसेस करके हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको सबको पता होगी कि कैसे लेता है। कि अगर हम एग्जांपल लेंगे, अगर हमें मैगी बनानी हो तो हम मैगी का पैकेट लेते हैं और उसका वो मसाला उसमें किसी पैन में डालते हैं, फ्राइंग पैन या कोई और चीज़ उसमें डालते हैं, और फिर वहाँ उसमें वो प्रोसेस हो के हमें मैगी मिल जाती है खाने के लिए, या कोई और चीज़ प्रोसेस होके हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो अगर हम डाटा की बात करेंगे, डेटा क्या होता है जो हम देते हैं इस कंप्यूटर को एज एन इनपुट। तो डेटा इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या बोलेंगे कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन जो हम इस कंप्यूटर को देते हैं, which should be suitable for communication, interpretation or processing by human or इलेक्ट्रॉनिक मशीन। डाटा वो होना चाहिए जो सूटेबल हो कम्युनिकेट करने के लिए, या इंटरप्रेट हम उसको कर सकेंगे, या प्रोसेस बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसको प्रोसेस कर सकेगी। तो डेटा किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक कैरेक्टर्स, लाइक अल्फ़ाबेट्स, लाइक डिजिट्स, या स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे प्लस माइनस स्लैश, ये सब। ठीक है, तो डेटा अगर हम देखेंगे तो ये एग्जांपल है डेटा की। ये एक टेबल है, इसमें डेटा है कुछ। ठीक है, तो अगर हम ये डेटा कंप्यूटर को देंगे, इसकी कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है। फिर अगर हम देखेंगे हमें किसी इसका एवरेज या मीन टेम्परेचर या हाईएस्ट टेम्परेचर देखना होगा, तो हम तो सिंपल कैलकुलेशन करके इसको हमें लाउस्ट टेम्परेचर मिलेगा, हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा, तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे डेटा की, तो अगर हम खाली 100 लिखेंगे तो ये हमारे लिए एक डेटा है। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे रोल नंबर 100, या हम बोलेंगे 100 माइल्स, तो ये हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी, डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो आगे जाके मैं और इसकी डेफिनेशन में या डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज़ अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड टास्क्स दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट टू आउटपुट। यानी कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है। तो ये प्रोसेसिंग एक प्रोग्राम होता है जो उस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, तो सिंपल वे में समझेंगे तो प्रोसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है
जो रनिंग में होता है विद अदर प्रोग्राम्स के साथ, ठीक है। तो लाइक अगर हमें प्रोसेसिंग करनी होती है 1+1, तो ये प्रोसेस करेगा किसी एक प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर की बात करेंगे, तो ये कैलकुलेट ALU, इसको कैलकुलेट ALU में जाएगा इसका इनपुट, तो वहाँ ALU इसको कैलकुलेट करके हमें आउटपुट देता है। तो उस सम इसको 1+1 करना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा विच है सम मीनिंगफुल वैल्यूज़ फॉर द रिसीवर, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा कि इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं। इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। जो डेटा प्रोसेस होके हमें मिल जाता है आउटपुट में, हम उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और जिसके बेस पे हम डिसीजंस और एक्शंस लेते हैं, ठीक है। डेटा जो हमें होता है वो हमेशा इनपुट साइड से देना पड़ता है, और इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट साइड से मिल जाती है। या हम ये भी बोलेंगे कि डेटा जो है वो बिफोर प्रोसेस होता है, और इन्फॉर्मेशन वो आफ्टर प्रोसेस हमें मिल जाता है, ठीक है। डेटा का कोई कॉन्टेक्स्ट या प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है, बट इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट और कॉन्टेक्स्ट हमें ज़रूर होता है, ठीक है। तो अगर हम एडवांटेजेस देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, तो हम बोलेंगे हाई स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, वर्सटैलिटी है, रिलायबिलिटी है, ऑटोमेशन, रिडक्शन इन पेपर वर्क, कॉस्ट इन रिडक्शन इन कॉस्ट, सॉरी, होता है। तो अगर हम इसको एलाबरेट करेंगे, तो हम सब अच्छे से हम जान पाएंगे कि क्या होता है हाई स्पीड, और इंटेलिजेंस क्या होती है, नो IQ क्या होता है, हम सब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करके समझेंगे। हाई स्पीड का मतलब क्या हो, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरी कैलकुलेशंस ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये हमें बहुत जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेट करके हमें जल्दी से हमें आउटपुट देता है। परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस in few seconds as compared to man who will spend many months for doing the same work, has units of speed in microseconds, nanosecond, and even picoseconds. A microsecond is equal to 10 raised power minus 6, nanosecond is equal to 10 raised power minus, and picosecond is equal to 10 raised power minus 12 of a second, ठीक है। तो एक्यूरेसी की हम बात करेंगे, जब तक ना हम इंसान या जो इस पे काम कर रहा होता है वो कोई एरर या इनपुट गलत देगा, तब तक हमें एरर फ्री कैलकुलेशंस हमेशा मिल जाएंगी। कैलकुलेशंस आर 100% एरर फ्री, परफॉर्म ऑल द जॉब्स विथ 100% एक्यूरेसी, प्रोवाइड दैट करेक्ट इनपुट हैज़ बीन गिवन, जो मैंने अभी बोला। तो स्टोरेज कैपेबिलिटी की बात करेंगे। मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, can store large amount of data, example 1 TB, 1 terabyte जिसको हम बोलते हैं, can store any type of data such as images, videos, texts, audio। तो जिस फॉर्मेट का भी हमें डेटा होता है वो हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी एक अलग टॉपिक है जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे अच्छे से, पहले हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेलीजेंस क्या होती है, ये कभी थकता नहीं है कंप्यूटर, जितना हम इसको काम देंगे ये रिपीटली करता रहेगा, ना थकेगा, ना इसको कभी बोर्डम होगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, अनलाइक ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, या इसको हम बोलेंगे रिपीटिशन या रूटीन। ये इसको कोई रूटीन नहीं होता है। आई मीन रूटीन क्या होता है, ये रूटीनली जो हम इसको टास्क देंगे, रूटीन अगर उसको वही होगा तो ये कंटिन्यूसली उस पर वर्क करेगा विदाउट टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, या विदाउट एरर और बोर्डम के भी यही काम करेगा। कैन डू रिपीटेड वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक, ये भी बात भी आपको समझ आई होगी। तो वर्सटैलिटी की बात करेंगे, सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स, मतलब वर्सटाइल होना किसको कहते हैं कि ये हर एक फील्ड में अपना काम कर लेता है, लाइक कम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर सकता है, प्लेइंग ए कार्ड गेम, इस पे गेम्स भी खेल सकते हैं, बहुत कुछ, स्प्रेडशीट, म्यूज़िक सुन सकते हैं, बहुत कुछ काम जो अभी आपको चाहिए वो आप इस पे कर सकते हैं, ठीक। एबिलिटी टू अडेप्ट मनी डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो इसकी एक
ये वर्सटैलिटी में आता है कि ये अडाप्ट करता है हर एक फंक्शन के हिसाब से खुद को, और जो भी इसको एक्टिविटी करनी होगी ये उसको उसके हिसाब से खुद को अडाप्ट करता है। ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब क्या होगा होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा जॉब कंसिस्टेंटली अच्छे से करेगा। तो ऑटोमेशन की बात करते हैं। एबिलिटी टू परफॉर्म गिवन टास्क ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली अपना टास्क कर सकता है। वंस ए प्रोग्राम इज गिवन टू कंप्यूटर, अगर हम इसको कोई प्रोग्राम देंगे कंप्यूटर को और इसको स्टोर करेंगे और इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो इसको कंट्रोल करती है। Once a program is given to computer that is stored in a computer memory, the program and instruction can control the program execution without human intervention या interaction। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम फीड करते हैं, जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसी के हिसाब से फिर वो काम करता रहेगा, चाहे ह्यूमन इंटरेक्शन हो इसमें या ना हो इसमें। तो रिडक्शन इन पेपर सबको पता ही होगा कैसे रिडक्शन इन पेपर इसने किया। इस डाटा इज़ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कैन बी रिट्राइव्ड, मतलब क्या है कि जो भी हम डेटा इसमें स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, वो हम इजीली रिट्राइव कर सकते हैं जब भी हमें चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेंटेनेंस में या किसी भी और मेंटेनेंस में। इसमें क्या होता है स्पीडीली हम रिट्राइवल कर सकते हैं। लो स्टोरेज स्पेस एंड कॉस्ट, इसमें क्या होता है जो मेमोरी है आजकल वो बहुत लो कॉस्ट की मेमोरी मिल जाती है हमें, जिसमें हम बहुत बल्क डेटा स्टोर कर सकते हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट, पहले क्या था, पहले ज़माने में हमें इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर बहुत हाई प्राइस में इंस्टॉल हो जाता था, बट सबस्टेंशियली इसका कॉस्ट रिड्यूस हुआ टाइम टाइम के साथ साथ। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर, नो आईक्यू, इसका कोई आईक्यू नहीं होता है। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट पे, इस इन्वायरमेंट इसको इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, इसको फीलिंग भी नहीं होती है। तो एक्सप्लेन करके देखते हैं। In IQ means intelligence quotient is the total score derived from standard tests to assess human intelligence। जब हम ह्यूमंस को एसेस करना होता है तो हम इसको कोई टेस्ट लेते हैं, उसके बेस पे हम उसको IQ चेक चेक करते हैं। सॉरी। यानी कि नो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इसको इंटेलिजेंस नहीं होती है कि हमें इसको हर एक इंस्ट्रक्शन यहीं से देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर ये खुद अपने डिसीजंस या कोई काम खुद नहीं कर सकता है जब तक ना हम इसको इंस्ट्रक्शंस यहीं से देंगे। ठीक है। डिपेंडेंसी, ये हमेशा यूज़र पे डिपेंड रहता है कि हम जब तक ना इसको यूज़र कोई इंस्ट्रक्शंस देता है तब तक ये कोई भी काम नहीं करता है। आई मीन जब तब तक कि कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता है या कोई काम नहीं कर सकता है, टू बी स्पेसिफिक। जब हम इसको 1+1 देंगे यहाँ से तब ये आंसर देगा 2, तब तक ये आंसर नहीं देगा कोई भी। इन्वायरमेंट, तो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ अ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री, तो डस्ट फ्री हो रहना चाहिए इसका इन्वायरमेंट, और विदाउट एनी पावर फ्लैक्चुएशंस, पावर कट भी नहीं होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में कभी भी। अदरवाइज़ ये इसकी ये एक डिसएडवांटेज है कि ये हमेशा डिपेंड रहता है पावर पे। तो इसकी फीलिंग्स भी नहीं होती ना, इसके इमोशंस भी होते हैं। यू कैन नॉट मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन फीलिंग्स टेस्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो अगर हम एक ट्रैफिक सिग्नल की बात करेंगे, हमें पता होता है कि अगर रेड सिग्नल है तो रुकना है। तो ये जो कंप्यूटर है इसकी कोई फीलिंग नहीं होती है या इसका कोई प्रियर एक्सपीरियंस नहीं होता है या कोई टेस्ट नहीं होता है जिसके बेस पे ये अपना डिसीजन ले सकता है, तो इसको कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। एप्लीकेशंस यानी कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, लाइक बिजनेस में कहाँ कहाँ, पैरोल में, बजटिंग में, प्लानिंग में, बारकोड रीडर काम आता है। जो भी एक वो भी एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। बैंकिंग में आता है, एटीएम मशीन में इंस्टॉल करके होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, एफडी स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस में, एजुकेशन में, मार्केटिंग में,
हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग में, मिलिट्री में, कम्युनिकेशंस में, गवर्नमेंट में। ठीक है, तो थोड़ा सा एलाबरेट करते हैं इसको। एप्लीकेशन देखो, ये किसी कंपनी का ये है, एक फॉर्मेट है जिसमें एम्प्लॉयज़ का नाम वगैरह डिटेल्स होती है। ठीक है, साइड में इसका जो ये बार कोड रीडर है जो ये रीड करता है और कंप्यूटर को इनपुट देता है, फिर ये इसको स्टोर करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन देखो एटीएम मशीन्स में भी इंस्टॉल होता है, गवर्नमेंट में यूज़ होता है, या कोई और बिजनेस एलआईसी इनकी यहाँ एप्लीकेशंस होती है। इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे भी हो सकती है। हम इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी होती है सबके सामने, तो कंप्यूटर के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। तो मेडिकल में भी कर सकते हैं, लाइक एमआरआई जब हमें स्कैन निकालना होता है तो वो कंप्यूटर से निकलता है हमें उसका आउटपुट। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में हमें डिज़ाइनिंग में मदद कर लेता है। ठीक है, तो मिलिट्री में मिसाइल कंट्रोल या डिफेंस में, या मेडिकल में फिर से हम देखेंगे एक्सरे स्कैन, हमें वो कंप्यूटर से ही आउटपुट निकल के हमें एक्सरे स्कैन मिलता है। तो वेदर अपडेट्स में भी ये हमें मददगार होता है। ठीक है, तो टाइप्स क्या है कंप्यूटर्स के? माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी बोल सकते हैं, वर्क स्टेशन है, एक मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ये जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इलाबरेट करते हैं सबको। ठीक है, पहला है माइक्रो कंप्यूटर, आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। सबको पता है पीसी जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल इन साइज, चीपेस्ट एंड वाइडली यूज्ड। सबके पास भी होता है आजकल के ज़माने में, और चीप भी मिलता है। और इसका ही दूसरा टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो हम पहले पहले यूज़ करते थे डेस्कटॉप, जिसका ये मॉनिटर अलग होता है, पीसी जिसका ये क्या बोलते हैं इसको, कीबोर्ड अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, और ये जनरली सिंगल यूज़र सिस्टम होते हैं। नॉर्मली लिंक इट टुगेदर फॉर्म ए नेटवर्क, ये इनको हम लिंक भी कर सकते हैं टू फॉर्म ए नेटवर्क भी। ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर एज इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग। ये जो स्मॉल कंप्यूटर्स उनको इनमें से एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, या सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं। वर्क स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस या desktop publishing, software development and other such applications which require moderate amount of computing power and relatively high quality graphics capability। तो इसका क्या मतलब है? वर्क स्टेशन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा डेस्कटॉप होता है जो हम बहुत सारे यूजेस में आता है। इसकी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होनी चाहिए, इनबिल्ट नेटवर्क सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम इसमें देख सकते हैं कि ये वर्क स्टेशन क्या होता है। मिनी कंप्यूटर्स, तो मिनी कंप्यूटर्स जिनको हम मल्टी रेंज कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, या जिनमें मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, डिज़ाइन फॉर मल्टी यूज़र एट द सेम टाइम। देखो ये जो है ये एक यहाँ पे इमेज में एक मिनी कंप्यूटर है, तो इससे हम बहुत सारे डेस्कटॉप्स कनेक्ट कर सकते हैं या कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट करता है मल्टी यूज़र्स को, और ये एक्सपेंसिव और पावरफुल होता है माइक्रो कंप्यूटर से। यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस एंड फर्म्स, तो जो ये छोटे छोटे बिजनेस और फर्म्स होती है वो ये मिनी कंप्यूटर इंस्टॉल करवाते हैं। अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। वेरी लार्ज इन साइज एंड एक्सपेंसिव, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग थाउजेंड ऑफ यूज़र्स साइमल्टेनियसली, तो ये बहुत सारे यूज़र्स को एट ए टाइम सपोर्ट कर सकता है, मल्टी यूज़र है। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है? गवर्नमेंट एजेंसीज इसको इंस्टॉल करती है, लार्ज बिजनेस हाउसेज लाइक बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज एक्स्ट्रा इसको इंस्टॉल करते हैं। ये वहाँ उस जगह एकोमोडेट होना चाहिए जो एयर कंडीशनर रूम है, क्योंकि और इसका साइज़ भी लंबा है, तो बहुत लंबा रूम भी होना चाहिए, या लार्ज एरिया भी इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो
सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, और जो हमें सुपर कंप्यूटर करंटली अवेलेबल है, ये इनको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, जो सबसे फास्ट होते हैं आजकल के ज़माने में। ये जो होते हैं वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, लार्ज इन साइज़ होते हैं, और बहुत बड़े रूम्स में अकोमोडेट होता है। जो भी वो एयर कंडीशनर रूम्स होने चाहिए, डस्ट फ्री होने चाहिए, ये पूरी बिल्डिंग में भी समा सकते हैं। और ये किसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए चाहिए होता है या इंस्टॉल किया जाता है। एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो जहाँ पे हमें बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है, वहाँ ये हम इसको इंस्टॉल करते हैं। लाइक नासा में या बहुत सारी कंपनीज है जो ये सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल करवाते हैं। लाइक सैटेलाइट जब हमें लॉन्च करना होता है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए, ये सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। तो हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर की बात करेंगे। हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर डेवलप कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो जो पहला था कंप्यूटर, उसको बोलते हैं द अबस्कस। फिर आया नेपियर्स बोन, फिर आया पास्कल्स कैलकुलेटर, फिर आया लेबनीज कैलकुलेटर, फिर आया एनालिटिकल इंजन। तो इनको देखेंगे क्या होता है अबस्कस या नेपियर्स बोन। तो अबस्कस इन्वेंटेड बाय अ चाइनीज़ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, आप नीचे इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं, तो या पिक भी देख सकते हैं। यूज टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ईजीली, इससे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ईजीली होता था। मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम इन विच रॉड्स वायर फिटेड अक्रॉस विथ राउंड ब्रेड बीड्स स्लाइडिंग ऑन द रॉड। ये जो देखेंगे आप एबस्कस, यहाँ पे इसमें कुछ रॉड्स होते हैं, और उनमें से वुडन फ्रेम में इसमें रॉड्स होते थे, और उनको वो राउंड ब्रेड्स या जिनको हम बोलेंगे क्या होता था ये एबस्कस, ये एक फ्रेम में रॉड्स फिट की जाती थी, और उसमें से हम राउंड बॉल्स जैसे फिक्स करते थे या बीड्स फिट करते थे, और उनको स्लाइड करके हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसको किसने इनवाइट किया? एक चाइनीज़ बंदे ने। ठीक, फिर आया नेपियर्स बोन, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर ऑफ स्कॉटलैंड। इट यूज मार्केट स्ट्रैप्स ऑफ वुड और बोन साइड बाय साइड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आप देख सकते हैं नेपियर्स बोन कैसा था। इसमें क्या होते थे? मार्केट वुडन स्ट्राइप्स ऑफ वुड और बोन इसमें यूज़ होते थे साइड बाय साइड, जो हमें मल्टीपल और डिवाइड करने में मदद देते थे। ठीक, फिर आया पास्कल्स कैलकुलेटर। In year 1642, Blaise Pascal, a French scientist, invented an adding machine called Pascal's calculator, in which represents the position of digit with the help of gears in it. तो इसमें से कुछ गियर्स होते थे जिसकी मदद से हम डिजिट्स की पोजीशन पता कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक इंजन, इसको हम अर्थमेटिक इंजन भी बोलते हैं। ब्लेस पास्कल सेलिब्रेटेड द टाइटल फादर ऑफ कंप्यूटर्स, और जो पास्कल है उसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। फिर आया लेबनीज कैलकुलेटर। इन ईयर 1671 ए जर्मन मैथमेटिशियन Gottfried Leibniz modified the Pascal calculator, and he developed a machine which would perform various calculations based on multiplication and division as well. तो ये जो गॉडफ्रीड लेबनीज था, इसने पास्कल मशीन को थोड़ा मॉडिफाई किया, और जो बहुत सारी कैलकुलेशंस करता था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है, फिर आया एनालिटिकल इंजन, जो इन्वेंट किया चार्ल्स बेबेज ने। ब्रिटिश साइंटिस्ट था, जिसको हम बोलते थे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन द कंप्यूटर रेवोल्यूशन स्टार्ट। इसी एनालिटिकल इंजन से हमें
क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न कंप्यूटर्स का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की। फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुई 1942 जो चली 1956 तक, इसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे प्रोसेसिंग के लिए, एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी के लिए। मैग्नेटिक ड्रम जो होते थे वो हम मेमोरी के लिए यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेसड टू बी रिप्लेसड ऑफन ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पेन। जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे इसमें यूज़ होते थे जिनकी लाइफ स्पेन काफ़ी शॉर्ट होती थी, एंड और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा था, कभी कभार एक एंटायर रूम में भी फिक्स होता था, और इसमें स्लो ऑपरेशंस भी होते थे, और एक्सपेंसिव टू ऑपरेट था। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थी, जनरेटेड अ लॉट ऑफ फीड काज फॉर मॉल फंक्शन, रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो खाली ज़ीरोज़ एंड वंस पे होती थी। लोवेस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो पहले जनरेशन में क्या था, खाली मशीन लैंग्वेज को फीड करनी पड़ती थी। सॉल्व्स ओनली वन प्रॉब्लम एट टाइम, एक ही प्रॉब्लम एक टाइम पे इसको सॉल्व करता था। टेक डेज और वीक्स टू सेट अप न्यू प्रॉब्लम। तो इसमें बहुत टाइम लगता था नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो इनपुट लेता था पंचिट कार्ड्स पे लेता था, और पेपर टेप पे लेता था। पंचिट कार्ड्स की दिखाऊंगा मैं आपको पंचिट कार्ड्स। ये वाले हैं पंचिट कार्ड्स जिस पे खाली ज़ीरोज़ एंड वंस लिखे होते थे। ठीक है, और ये है पेपर टेप, इस पे भी खाली ज़ीरोज़ एंड वंस लिखे होते थे। और ये है मैग्नेटिक ड्रम जो यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन, और ये है वैक्यूम ट्यूब्स जो इसमें यूज़ होते थे फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो इनपुट हम पंचिट कार्ड्स या पेपर टेप पे इसको देते थे, और आउटपुट हमें डिस्प्ले होता था प्रिंट आउट्स पे या डिस्प्ले होता था स्क्रीन पे। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है इसकी, यूनिवेक, UNIVAC मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर हुआ था बिजनेस क्लाइंट को, वो था द US सेंसस ब्यूरो इन 1951। तो पहला यूनिवेक कंप्यूटर किसको डिलीवर किया गया था, एक बिजनेस क्लाइंट था US का, US सेंसस ब्यूरो। ठीक है, तो और एक एग्जांपल आईनेक था, मींस इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। The INEC was developed by Army Ordnance to compute World War III ballistic firing tables। तो तब क्या होता था, ये आर्मी ऑर्डिनेंस ने इसको डेवलप किया फायरिंग टेबल्स जानने के लिए। तो इसका वज़न 30 टन था, और ये 200 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करता था। फिर आया EDVAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर। फिर आया EDSAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो मशीन लैंग्वेज क्या थी, मैंने बोला जो खाली मशीन थी, ये कंप्यूटर था, ये खाली इनपुट ज़ीरोज़ एंड वंस में लेता था, और इसको इंटरप्रेट करके हमें आउटपुट देता था, और ये ओनली लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो आप ये देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, पंचड कार्ड्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है, पेपर टेप कैसी होती थी। ठीक, और ये पिक्चर्स है यूनिवेक और एनीवेक की, ये पिक्चर्स देख सकते हैं आप। फिर आई सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963। जो वैक्यूम ट्यूब्स थे इनको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स से। ट्रांजिस्टर एक स्मॉल कंप्यूटर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया था। सुपीरियर टू वैक्यूम ट्यूब्स, ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत सुपीरियर था। हीट प्रॉब्लम भी इसको मिनिमाइज हो गई। ठीक, अलाउड कंप्यूटर्स टू बिकम स्मॉलर, इसकी वजह से कंप्यूटर्स जो है स्मॉल साइज उन्होंने अडेप्ट किया या ले लिया ट्रांजिस्टर से, क्योंकि उसका साइज़ कंपेरेटिवली लो था, और इसकी स्पीड भी फास्ट थी फर्स्ट जनरेशन से, और चीपर भी था। एनर्जी भी इसमें एफिशिएंटली यूज़ होती थी, पावर भी यूज़ अच्छे से लेता था, एंड मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन प्रीडिसेसर।
फर्स्ट जनरेशन से अच्छा, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी था। मैग्नेटिक डिस्क्स वायर डेवलप्ड टू स्टोर डेटा। पहले क्या होता था, पंचड कार्ड्स या मैग्नेटिक या टेप जो होती थी, उसमें से हम इसको इनपुट देते थे। ठीक, और इसमें मैग्नेटिक डिस्क्स जो थी, उनमें डेटा स्टोर होने डेटा स्टोर किया गया। फिर पहले में क्या था, पहले में था हमें मैग्नेटिक ड्रम्स, अब इसमें आई मैग्नेटिक डिस्क। और इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अलाउ स्टार्ट हो गई। अलाउड प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स, लाइक पहले जीरोज एंड वंस में था, अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते थे लाइक वर्ड्स में। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, कोबाल और फोर्टन में, जो उस टाइम डेवलप की गई थी। कोबॉल मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड इन बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। फिर आई फोर्टन मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन, फॉर इजी ट्रांसलेशन ऑफ मैथ फार्मूलाज। ये दो लैंग्वेज थी जो सेकेंड जनरेशन में यूज़ होने लगी। इसमें ये जो पिक्स है, ये जो ट्रांजिस्टर्स की पिक है, ये कितने साइज़, स्मॉल साइज़ की थी। फिर सेकेंड जनरेशन की राइट साइड में पिक्चर है, कंपेरेटिवली लेस साइज़ है फर्स्ट जनरेशन से। फिर आई थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971। इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होने लगे ट्रांजिस्टर से। आईसीज, जिसको हम आईसीज भी बोल सकते हैं, या चिप या माइक्रो चिप भी बोल सकते हैं। आईसी इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ स्मॉल फ्लैट पीस और चिप। आईसी जो होती थी, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या स्मॉल फ्लैट पीस पे हम उसको बनाते थे, जो बना हुआ था सेमीकंडक्टर मटेरियल से, जो सिलिकॉन का होता था सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। Integration of large number of tiny transistors into a small chip drastically increase the speed and efficiency of computer। जो ये जो हम चिप्स या आईसीज हम एक टिनी पैलेट पे हमने इनको ज्वाइन किया और एक चिप सेट बनाया, उसकी मदद से हमें इन स्पीड में एफिशिएंसी मिली, और कंप्यूटर का साइज़ भी स्मॉल और चीपर हुआ। और इसमें कीबोर्ड्स यूज़ होने लगे इंस्टेड ऑफ पंचेड कार्ड्स। मॉनिटर, जिसमें इंटरफेस हमें मिला विद ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड टू रन ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस वन टाइम विद सेंट्रल प्रोग्राम। आजकल के ज़माने में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन करता है, बट उस टाइम क्या होता था, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही प्रोग्राम एप्लीकेशन को रन करना अलाउ करता था। ठीक है। फिर आई थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971। आप इमेज देख सकते हैं, एक बोर्ड आया, उस पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और चिप्स एक साथ एडअप हो गए। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, फिर फोर्थ जनरेशन आई, उसमें VLSI आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड circuits। VLSI circuits have about 5,000 to 10,000 transistors and other circuit elements and their associated circuits on single chip, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन, जिसकी मदद से हमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स मिले। तो गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन की मदद से हमें पर्सनल कंप्यूटर्स राइज हो गए। तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज़ होने लगे लाइक C++, एट्सट्रा। कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर फॉर्म नेटवर्क विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। तो फोर्थ जनरेशन के बाद से हमें इंटरनेट स्टार्ट होने लगा, जिससे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ लिंक करते थे। तो चीप था, एक पोर्टेबल भी था। पोर्टेबल मतलब इसका साइज स्मॉल था, और रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी भी था। फोर्थ जनरेशन 1971 टू टुडे। ठीक, जो आज हम यूज़ करते हैं, लाइक इसमें आते हैं PDAs, इंटेल चिपसेट आया इसमें, या पर्सनल कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप आए इसमें। ठीक, फिर है फिफ्थ जनरेशन 1980 टू टुडे। उसमें
VLSI become ULSI, ultra large scale integration technology. Microprocessor chips have 10 million इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स थी उसमें पहली 4th जनरेशन में 5 million 5,000 to 10,000 थे. इसमें 10 million इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक ही चिप पे स्टोर होने लगे. बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर. क्योंकि इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग है 5th जनरेशन में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें इंस्टॉल होने लगी. इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब का क्या है? आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कंप्यूटर्स को डिसीजंस लेना खुद सिखाते हैं, उनको ट्रेन और ट्रस्ट करते लाइक वाइक रिकॉग्नाइजेशन आपने देखा होगा, रोबोटिक्स में, गेम चेस में. मच फास्टर एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. जो 5th जनरेशन है मच फास्टर है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है. आप देख सकते हैं 5th जनरेशन की पिक्स रोबोटिक्स. थैंक यू सो मच.